नमस्कार बच्चों, कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे फिर बात करेंगे। और प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस ली हुई हैं, आपको ये जान करके खुशी होगी कि आज कॉन्सेप्ट का हमारा आखिरी क्लास है और बहुत थोड़ी ही चीज़ें शेष रह गई हैं। हम चाहें तो आज की क्लास में जो शेष बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अंतिम में थोड़ा सा शेष है वही विशेष है और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। और उसमें एक एक छोटी छोटी बारीकियों को अगर हम लोग समझ कर चलेंगे तो मुझे लगता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग इसके पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ रहे थे। जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले हम GAV कैलकुलेट करते हैं। GAV में से हम लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स को, और म्यूनिसिपल टैक्स को घटाने के बाद जो निकल करके आता है उसको बोलते हैं NAV। NAV से मतलब हमारा नेट एनुअल वैल्यू से है और शुद्ध वार्षिक मूल्य इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बाद बात आती है सेक्शन 24 जो अंडर सेक्शन 24 है, वहाँ हमारा कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो दो चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं, पहला है कि 30% ऑफ NAV हम उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में देते हैं, यानी NAV हमने जितना भी कैलकुलेट किया था उसका 30% हम लेस करेंगे NAV में से। और दूसरा जो अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 के तहत NAV में से माइनस होता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन की जब हम लोग बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने आपको बताया था दो तरीके का होता है, एक होता है प्री पीरियड का और एक होता है पोस्ट पीरियड का। पोस्ट पीरियड पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, एक छोटा सा रिवाइज करेंगे। पोस्ट पीरियड की हम लोग बात कर चुके हैं, पोस्ट पीरियड की, जिसको हम लोग कहते हैं निर्माण बाद के अवधि का ब्याज। निर्माण बाद के अवधि का ब्याज यानी मकान जिस दिन बनकर तैयार हो गया उसके बाद हम जो ब्याज देते हैं उसको हम निर्माण बाद के अवधि का ब्याज कहते हैं। ये हमने बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, ये 12 महीने का इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और सिंपली हम इसमें 1 वर्ष का जो ब्याज होता है, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वही कैलकुलेट करते हैं और इसको गत वर्ष का ब्याज भी कहते हैं, गत वर्ष का ब्याज भी कहते हैं। तो ये सारे नामों से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के हमारी मंजिल वही है कि हमको मिलेगा पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट। यानी कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन हमको कैलकुलेट करना है तो पोस्ट पीरियड की जब बात आती है तो पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको गत वर्ष का ब्याज निकालना है। और गत वर्ष का ब्याज मतलब 12 महीने की बात होती है। अगर मान लीजिए हमारा जो अमाउंट है, लोन अमाउंट है, वो 1 लाख रुपया है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है। टाइम की बात तो हमने आपको पहले ही बताई, ये ऑटोमेटिक 12 मंथ होता है, जिसको आप लोग 1 ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपली हम पोस्ट पीरियड का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट हमको करना है, सीधा 12 महीने का जैसे ब्याज कैलकुलेट होता है ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये 20,000 रुपया हमारा पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट होता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, 12 महीने का जैसे हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं कभी कभी, ठीक उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। समय हमेशा 12 महीने का होता है प्यारे बच्चों, और जो भी लोन का अमाउंट दिया होता है और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसके आधार पर अगर हम 12 महीने का ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट कहते हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं और अब देखेंगे कि प्री पीरियड का इंटरेस्ट क्या होता है। आज का जो हमारा क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक की बातें थोड़ी सी रिवीजन के पर्पज़ से हमने आपके सामने रखी। कुछ असुविधाओं के कारण हमारा जो वीडियो है वो इधर कुछ समय के बाद बन पा रहा है,
तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि आपको एक बार रिवाइज करवाएं कि हमारी क्लास पहले कहाँ छूटी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है इंटरेस्ट ऑन लोन का दूसरा प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं प्री पीरियड का इंटरेस्ट। प्री पीरियड का इंटरेस्ट मतलब प्री पीरियड का इंटरेस्ट। ये ऊपर दिख नहीं रहा है, हम और नीचे लिख देते हैं। प्री पीरियड का इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं निर्माण पूर्व की अवधि का ब्याज। कभी कभी प्यारे बच्चों ये 5 नंबर में शॉर्ट नोट भी पूछता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालयों में इस तरह के क्वेश्चन आप बैक पेपर अगर जाएंगे देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में निश्चित रूप से मिलेगा, जहाँ पे आपसे सिर्फ पूछता है कि प्री पीरियड का इंटरेस्ट और पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट किसको कहते हैं। देखेंगे निर्माण पूर्व की अवधि का ब्याज क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम जब इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि हमको इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमको लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में, वहाँ हमको ये दोनों तरह के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है। यानी प्री पीरियड का भी कैलकुलेट करना है और पोस्ट पीरियड का भी कैलकुलेट करना है। हमारे लिए ये असमंजस की स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सर कैलकुलेट किसको करना है। जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को हम क्वेश्चन में लिखते हैं, आंसर में, सोल्यूशन में अपने, तो हम दोनों तरह के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। पोस्ट वाला तो हमने बताया आपको, अब हम प्री की बात करने जा रहे हैं। और जब ये दोनों हमारा निकल जाता है तो दोनों अमाउंट को जोड़ करके हम वहाँ पर जो टेबल हमने इसके पहले आपको बताया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, वहाँ पर लिखते हैं। अब देखेंगे कि निर्माण के पूर्व अवधि का ब्याज अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो जो हमको ध्यान में रखनी होती है वो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। कौन कौन सी है वो 2 चीज़? पहली चीज़ है डेट ऑफ लोन टेकन, यानी ऋण लेने की तिथि। हमें अपने क्वेश्चन से सिर्फ 2 चीज़ों को निकालना है। पहला क्या है? डेट ऑफ लोन टेकन, यानी ऋण लेने की तिथि। ये क्वेश्चन में बताया रहेगा कि फलाना ने इतने तारीख को इतने रुपए का लोन लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ डेट ऑफ वर्क कंप्लीशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्य पूर्ण होने की तिथि। कार्य पूर्ण होने की तिथि का मतलब, अरे भाई लोन लिया हूँ तो 4 काम के लिए लिया हूँगा, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। अब उस चारों कामों को जब हम लोन ले लेंगे तो एक तो जिस दिन लोन लेंगे वो तिथि हो गई, और दूसरा उसका यूज हमने बताया था कि सिर्फ 4 जगह हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो आप मकान को परचेज़ करिए वहाँ, या तो मकान का कंस्ट्रक्शन करिए, या तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करिए, और या तो वाइट वॉशिंग करिए, उसका रंगाई पुताई करिए। तो ये चारों काम किस दिन समाप्त हो रहे हैं, वह तिथि होती है कार्य पूर्ण होने की तिथि। यह भी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है कि काम कब पूरा हो रहा है। ये दोनों चीज़ें हम जैसे ही प्री पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात करेंगे, हमको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद तीसरे प्रोसेस पे आते हैं। ये स्टेप नंबर 1 समझ लीजिए, इसको स्टेप नंबर 2 समझ लीजिए, और इसको स्टेप नंबर 3 समझ लीजिए। हम पहले क्या पता करेंगे? डेट ऑफ लोन टेकन, यानी ऋण हमने कब लिया है। दूसरा डेट ऑफ वर्क कंप्लीशन, यानी कार्य पूर्ण कब हुआ है। और तीसरी चीज़ हम जो देखेंगे
प्रीसीडिंग 31 मार्च, ये क्या होता है? इसको कहते हैं बीता हुआ 31 मार्च, बीता हुआ 31 मार्च। ये चीज़ अब हमको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि सर ये आप क्या कह रहे हैं। अब आप ध्यान से समझिए, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि डेट ऑफ लोन टेकन हमने पता कर लिया, फिर हमने डेट ऑफ वर्क कंप्लीशन पता कर लिया। अब हमको ये देखना है कि प्रीसीडिंग 31 मार्च क्या है। तो प्रीसीडिंग 31 मार्च का मतलब ये है कि जिस दिन मकान का कार्य पूरा हुआ है, मकान का कार्य जिस दिन भी पूर्ण हुआ है, उसके ठीक पहले बीता हुआ 31 मार्च ही प्रीसीडिंग 31 मार्च यानी हमारे काम का 31 मार्च कहलाता है। सर इसका क्या लॉजिक है, ये क्यों होता होगा? अब आपको हम उस दुनिया में थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे, तो आप इसको पहले समझिए। प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले ही बताया कि इनकम टैक्स का सामान्य सिद्धांत ये है कि जो भी हम लोन लेते हैं, जो भी हम टैक्स देते हैं, ये हमारे पिछले साल किए गए समस्त मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, पैसे से होने वाले समस्त ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा जो भी हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमने पिछले साल किया है, इस साल टैक्स की कोई भी कार्रवाई जो होगी वो पिछले साल वाले ट्रांजैक्शन पे, इनकम पे होती है। तो इसीलिए जिस दिन हमारा वर्क कंप्लीट हुआ, जिस दिन भी हमारा काम पूरा हुआ, ठीक इसके पहले वाले 31 मार्च तक ही हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा होगा। और हमारा जो ब्याज कंप्लीट होता है, जो हमारा ब्याज लगेगा, वो उसी 31 मार्च तक लगेगा जो वाकई में अभी बीता हुआ है। अब एक सवाल बच्चों के मन में ये आता है कि एक उदाहरण लेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा काम ख़त्म हो रहा है 12 फरवरी को, तो 31 मार्च इसके पहले कब आया होगा? सपोज़ करिए 12 फरवरी 2021 की हम बात करें, तो 12 फरवरी 2021 को अगर हमारा काम ख़त्म हो रहा है तो 31 मार्च इसके पहले कब आया होगा? कैलकुलेट कर लीजिए। इसके पहले आया होगा 31 मार्च 2020, फिर अप्रैल आया होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी। फिर देखिए, अगर मान लीजिए 10 मार्च की बात कर लें तो भी हमारा 10 मार्च अगर 2021 की बात करें तो भी आएगा 31 मार्च 2020 को। आएगा कि नहीं आएगा? ये हो गया। और उदाहरण हम पकड़ लें, देखिए 1 अक्टूबर को अगर कंप्लीट हो रहा है, 1 अक्टूबर 2019 को, तो 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च हमारा आएगा 2018 में। ठीक है, सही है बच्चों? बिल्कुल नहीं। 1 अक्टूबर के पहले आप देखिए, जब इस तरह का कंफ्यूजन हुआ करे तो एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, लिख लिया करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये बात हो रही है 1 अक्टूबर 2019 की। अक्टूबर यहाँ पे है, यहीं की बात हो रही है। अब कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 का 31 मार्च कब आया होगा? अब आप मार्च में जाइए, ये रहा, इसी साल 2019 में ही क्या हुआ होगा? आया हुआ होगा। तो 31 मार्च 2018 ना हो करके प्यारे बच्चों क्या होगा? 2019 होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कुछ भी नहीं करना है, बहुत साधारण रूप में हमको बस ये देखना है कि जिस दिन हमारा कार्य पूरा हो रहा है, जिस तारीख को हमारा कार्य पूरा हो रहा है, ठीक उसके पहले 31 मार्च कब आया था, और वही 31 मार्च हमको सन सहित लिखना है। जैसे हमने बताया कि 31 मार्च 2020 आ गया, 31 मार्च 2019 में आया होगा, हो सकता है 18 में आया हो। तो ये आप या तो अगर आप इतना जल्दी समझ पा रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई जल्दी नहीं है। आप एक कैलेंडर बना सकते हैं या उंगली पे आप गिन सकते हैं कि अगर अप्रैल का महीना चल रहा है तो मार्च कब आया होगा? 1 महीना पहले आया होगा। अगर अक्टूबर का चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से कि अक्टूबर के पहले आया रहा होगा। अब यहाँ समझने वाली एक बात और है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है बच्चों
कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि अगर मकान का काम 31 मार्च को ही पूरा हो जाए किसी साल, तब क्या होगा। भाई ये भी तो हो सकता है कि मकान का काम 31 मार्च को ही पूरा हो जाए, तब सर 31 मार्च क्या करेंगे। अब तो हमको 31 मार्च खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर किसी मकान का निर्माण कार्य 31 मार्च को ही पूरा हो जाता है तो भी हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे। यानी अगर 31 मार्च 2020 को हमारा काम पूरा हो रहा है तो अभी हम इसके पहले वाले 31 मार्च की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब इसके पहले वाले 31 मार्च की तरफ अगर हम जाएं, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लिखने की जो प्रक्रिया वो हम थोड़ा सही करते हैं। देखिए, अगर 31 मार्च 2020 को हमारा काम पूरा हो रहा है तो ठीक इसके पहले हमारा मार्च कब आया होगा, 2019 में मार्च में आया रहा होगा। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर 31 मार्च को भी हमारे मकान का काम पूरा हो रहा है तो भी हम उसके ठीक पहले वाले साल 31 मार्च कब आया था उसी तारीख को हम खोजेंगे। और प्यारे बच्चों, यही तारीख जो हम एक साल पहले या जो बीता हुआ 31 मार्च होता है, यही हमारे काम का होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। हमने आपको 3 चीजें बताई थी, अब चौथा चीज हम आपको बताते हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरे प्री पीरियड के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में प्यारे बच्चों जो मेन खेल है वह समय का है। अगर हमें प्री पीरियड का इंटरेस्ट कितने समय तक कैलकुलेट करना है, बस सिर्फ ये पता चल जाए तो बाकी कोई भी समस्या हमारे लिए रही नहीं जाएगी। और इसी समय के ही कैलकुलेशन के लिए ये हम लोग मार्च और 31 मार्च, बीता हुआ 31 मार्च, इसमें उलझे हुए पड़े हैं। तो ये चीज़ समझना है कि सिर्फ समय का ध्यान रखना है। समय हमने आपको निकालना बताया। अब चौथी चीज़ ये है कि डेट ऑफ लोन टेकन। ध्यान से देखिए, इसके बाद प्रीसीडिंग 31 मार्च, इन दोनों के बीच में जो भी टाइम होगा, इन दोनों के बीच जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा, इसी समय पर हम कैलकुलेट करेंगे किसको, इंटरेस्ट को। ठीक है, फिर से समझेंगे। पहली चीज हम डेट ऑफ लोन टेकन देखेंगे कि हमारा लोन कितने तारीख को लिया गया। दूसरा कि जिस काम के लिए लोन लिया गया वो मकान में सिर्फ 4 तरह के कामों में यूज होना चाहिए, और इन चारों कामों में से किसी भी काम का या चारों कामों का समय कब पूरा हो रहा है, निर्माण हमारा कब कंप्लीट हो रहा है, हमारा काम किस दिन कंप्लीट हो रहा है। जिस दिन भी वो काम कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले बीता हुआ 31 मार्च उसको खोजेंगे। और इस डेट ऑफ लोन टेकन से लेकर के जो बीता हुआ 31 मार्च है, यहाँ तक का जो भी टाइम कैलकुलेट होगा, जो भी टाइम हम ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे, वहीं तक हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में समय का यूज हम उतने ही समय के लिए सिर्फ करेंगे। अब देखिए स्टेप नंबर 5 एंड लास्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्री पीरियड ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। समझिए, लास्ट 5वां पॉइंट जो है वो ये कहता है कि इसको कैलकुलेट करने के बाद, भाई स्वाभाविक रूप से अगर एक एग्जांपल हम पहले मान के चलें कि हमारा डेट ऑफ लोन टेकन है 1 सितंबर, 1 अप्रैल मान के चलिए, 1 अप्रैल 2018 है।
और हमारा डेट ऑफ लोन टेकन है ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, देखेंगे डेट ऑफ लोन टेकन। अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 2020, डेट ऑफ वर्क कंप्लीशन हमारा हो रहा है, इसको 18 कर लीजिए, ठीक है। और अगर हमारा काम कंप्लीट हो रहा है 1 अक्टूबर 2018 को, तो अब बताइए बच्चों कि 1 अक्टूबर 2018 के पहले डेट ऑफ वर्क कंप्लीशन 30 जो प्रीसीडिंग 31 मार्च है वो कब आया होगा। अब आप देखिए अक्टूबर है, पहले मार्च आया होगा, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, यानी इसी साल 3 3 6 2 8 महीने पहले 31 मार्च आया रहा होगा। यानी प्रीसीडिंग 31 मार्च यहाँ कब आया होगा, कब आया होगा, 31 मार्च 2018 को आया होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए डेट ऑफ लोन टेकन हमारा क्या है 1 अप्रैल 2017, डेट ऑफ वर्क कंप्लीशन क्या है 1 अक्टूबर 2018। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे ही वर्क कंप्लीशन हमको डेट मिला, हम तुरंत 31 मार्च खोजेंगे। 31 मार्च हमको इसी साल 2018 में ही 31 मार्च 2018 को मिलेगा। और यही मैंने बताया कि इन्हीं दोनों के बीच के इन्हीं दोनों का जो कैलकुलेशन होगा, ये जितना भी टाइम निकल करके आएगा इसमें और इसमें, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा कैलकुलेशन होगा, यही है, ठीक है। अब देखेंगे 1 अप्रैल 2017 से अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये रहा होगा 2017। चूँकि लोन हम 1/17 को लिए हैं, ये बात हो गई 17 की। फिर आया होगा 2018, ये शुरू हुआ होगा जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आ गया 31 मार्च 2018 आया ना। देखिए हमने लोन कब लिया, हमने लोन लिया 1 अप्रैल 2017 को यहाँ पे, और हमारा 31 मार्च जो बीता हुआ मिला वो कब मिला 2018 को मिला। यानी कितने महीने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक 12 महीने का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा। देखिए 12 मंथ ये हो गया, इसी को आप गलती से 1 ईयर भी कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों अब हमको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कितने साल का करना है, सिर्फ 1 साल का, ठीक है। अब इसी से जुड़ा एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए लोन का अमाउंट फिर से 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, और टाइम है, टाइम हमने कैलकुलेट किया अभी 12 महीना 12 मंथ, तो 12 मंथ कैलकुलेशन में लिखा नहीं जाता है, उसको 1 साल मान लिया जाता है। अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो 15/100 15,000 हमारा क्या हो गया, ये निकल करके आया, ठीक। इतना समझ में आपको आया। अब यहीं से हम ये आपको अभी तक टाइम का कैलकुलेशन समझा रहे थे कि डेट ऑफ लोन टेकन के बाद प्रीसीडिंग 31 मार्च, प्रीसीडिंग 31 मार्च क्या होता है, जिस दिन मकान का निर्माण कंप्लीट हुआ इसके ठीक पहले वाले 31 मार्च को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। और डेट ऑफ लोन टेकन से लेके प्रीसीडिंग 31 मार्च तक का जितना समय होता है, यही टाइम आपका कैलकुलेशन ऑफ प्री पीरियड के इंटरेस्ट में हमारे काम आने वाला है, ठीक है।
अब पांचवी चीज़ जो है उसको ध्यान से समझेंगे, और यही पांचवी चीज़ फाइनल स्टेप के रूप में होती है, जो अभी निकल करके आएगा हमारा प्री पीरियड का इंटरेस्ट। देखिए कैसे, अब यहाँ मान लीजिए कि इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया, या यहाँ पे हमारा कुछ अमाउंट आया। अब पांचवें स्टेप में कहता है कि जो भी प्री पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आएगा, गणना करने के बाद, यहाँ तक आप गणना कर लीजिए। गणना करने के बाद सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, अभी एक क्वेश्चन आप लगाएंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। गणना करने के बाद जो राशि आएगी, जो राशि या जो ब्याज की राशि आएगी, उसको 5 समान किस्तों में बांटेंगे। 5 समान किस्तों में बांटेंगे, ठीक। जो पांचवा हिस्सा होगा, जो पांचवा हिस्सा होगा वही मानक कटौती के रूप में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में स्वीकार होगा। ठीक है। अब बच्चों इस पांचवें वाले बात को हम लोग समझते हैं। हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये पांचवी बात, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर चौथे स्टेप तक, अगर मान लीजिए आपका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद 1000 रुपया आता है, कितना? 1000 रुपया, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए चौथे स्टेप तक कुछ भी, मान लीजिए, चलिए एक उदाहरण के लिए हम लोग ले ही लेते हैं। अगर अमाउंट है हमारा 2 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% और टाइम है सपोज कर लीजिए 12 मंथ, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करिए। 2 लाख का 10% आप जैसे ही निकालते हैं तो आता है 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 आता है। अब देखिए पांचवा स्टेप आपको यहीं से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि ये जो 20,000 रुपये आया, ये प्री पीरियड का पूरा इंटरेस्ट आया टोटल, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं 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 नहीं, छूट, हम आपको 20,000 टोटल नहीं दे सकते भाई, हम आपको इसका 5वां हिस्सा देंगे। अब इसका 5वां हिस्सा मतलब हम अगर सामान्य भाषा में कहें तो इसका कह रहा है कि 1/5 कर दो भाई, या जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ इसका क्या करो, 1/5 कर दो। अब 1/5 आप करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 4,000 रुपये। और यही 4,000 रुपये जो है, यही प्री पीरियड का इंटरेस्ट है। इसी की खोज में हम लोग बच्चों निकले थे, ठीक है। इसी को प्री पीरियड का इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक। फिर से जल्दी से रिवाइज मारते हैं। पहली चीज आंख बंद करके क्वेश्चन में देखेंगे कि डेट ऑफ लोन टेकन क्या है, यानी लोन किस तारीख को लिया गया है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है। दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं कि काम किस दिन कंप्लीट हुआ है। जिस दिन काम कंप्लीट हुआ है उससे मतलब कम रखिए, और तुरंत ये देखिए कि उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च कब आया होगा, किस सन में आया होगा। और जिस तारीख को लोन लिया गया है और जिस तारीख को ठीक पहले वाला 31 मार्च आपको मिल जाए, वहाँ तक का आप टाइम कैलकुलेट करिए। टाइम अगर आपको मिल जाए तो तुरंत आप लोन की राशि, रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसी टाइम के आधार पे ब्याज की गणना कर लीजिए। ये देखिए जैसे हमने किया है, ब्याज की गणना करने के बाद जो टोटल अमाउंट आता है, जैसे ये 20,000 आया, इसको 5 भागों में बांट लीजिए। 5वां हिस्सा इसका जो आएगा वही प्री पीरियड के रूप में इंटरेस्ट ऑन लोन होता है।
अब आपको पोस्ट पीरियड के बारे में हमने पहले ही बताया था, प्री पीरियड हमने निकाला। अब सीधे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। देखिए अब ना प्री की बात हो रही है ना पोस्ट की बात हो रही है, अब सीधे बात किसकी हो रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन की, क्योंकि दोनों ऋणों की गणना आपको करनी है। अब जब हम इनकम टैक्स का जो हम आपको टेबल बना के बताए थे, अब सोचिए, अब उसको जरा एक मिनट याद करिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें एक कॉलम था। अब आप इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप वहाँ लिखेंगे टेबल में, तो वहाँ कौन सा लिखेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। या आप ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि प्री पीरियड का इंटरेस्ट आया आपका कितना, अभी हमने कैलकुलेट किया है 4000, और पोस्ट का कितना था, कुछ भी मान लीजिए, सपोज करिए 10,000। तो प्यारे बच्चों टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमको वहाँ दिखाना हो कितने रुपए का दिखाना है, 14,000 रुपये का दिखाना है। 99% बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को निकालने में गलती कर देते हैं, और हड़बड़ी के चक्कर में कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया, या कभी कभी टाइम जो आता है वो बड़ा गंदा सा आ जाता है। जैसे आ गया 18 महीने आ गया, और 18 महीने के बाद लिख दिया 20 दिन। एक एक डेट से लेकर के आप एक एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दिन में करिए, महीने में कन्वर्ट करके कर सकते हैं तो महीने में करिए, अगर आप साल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो साल में करिए। तरीका आप जानते होंगे कि अगर आपको महीने में कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितने भी मंथ का ब्याज कैलकुलेट करना चाहते हैं इसी आधार पर करेंगे, और फिर दोनों को जोड़ करके इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करेंगे। अब जरा मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। जीएबी हमने आपको निकालना सिखाया था, वो तरीका एक बार जाइए, आपसे अच्छा जीएबी कोई नहीं निकाल सकता उसमें से। अब देखिए हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे उंगलियों पे निकालना सिखा रहे हैं, समझिए। हमने आपको जीएबी निकालना सिखाया है, जीएबी मिल गया, तुरंत क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स खोजिए कहाँ पे है, उसको माइनस करिए। तीसरी चीज़ अपने आप निकल करके आ गई, क्या है वो, उसको कहते हैं एनएबी। एनएबी भी हमने आपको बताया है कि जीएबी में से हम म्यूनिसिपल टैक्स को घटाएंगे, एनएबी आ गया। अब एनएबी जैसे ही आता है तुरंत आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कैलकुलेट करेंगे, और उसमें पहली चीज़ क्या आती है घटाने के लिए, पहला आता है 30% ऑफ एनएबी। कुछ नहीं करना है, जितना एनएबी हमने निकाला उसका 30% उठा के रख दीजिए, वो हो गया। फिर आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की बात। इंटरेस्ट ऑन लोन इसके पहले हमने आपको पोस्ट का बताया था, आज हमने प्री का बता दिया। इतनी चीज़ें जैसे ही आपको मिलती हैं तुरंत एनएबी में से आप जैसे घटाएंगे, अगली चीज़ जो निकल करके आपके सामने होगी वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके लिए पीछे 4 लेक्चर हम लोगों ने अपने खपाए हैं, पढ़े हैं, समय दिया है, और इतना कैलकुलेट करने के बाद हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक पहुंचते हैं। कुछ थोड़ी बहुत बातें आपको बताने के लिए शेष रह गई हैं। हम नहीं चाहते कि हम इस वीडियो में बताएं, चूँकि थोड़ा सा समझने वाला ये वीडियो है, तो इसको आप फिर से प्ले करेंगे, समझेंगे, और कहीं कोई थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारी टेक्निकल टीम तुरंत वो हम तक पहुंचाती है, और हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया जाए, आपके मन में जो भी दुविधा है उसको दूर किया जाए। बहुत थोड़ी सी चीज़ें शेष बची हैं बताने के लिए। रूल 4 की एक बात आती है, रूल 4 एक बचा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद फिर जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो धुआंधार यूट्यूब के इतिहास का पहला ऐसा आप कृष्णा क्लासेस पे वीडियो देखेंगे जिसमें HC मेहरोत्रा साहब, जिनकी इनकम टैक्स की बुक पूरे भारत में बहुत चर्चित है, उसका 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का सलूशन आप हमारे चैनल पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो टॉपिक है उसका देखेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, अपना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने किन्हीं दोस्तों को भी पहुँचाइए, जिससे वो भी इनकम टैक्स के जो टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से बिना किसी डाउट के सीख सकें, और देश में एक शिक्षा का विस्तार हो सके। हर व्यक्ति जो आज ऐसे स्थिति में है जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता है या कहीं उसको गाइडेंस में प्रॉब्लम आ रही है, वो इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है वो सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।